Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to talk about biodegradation. This is the content that we will discuss in this lecture. First of all, we will talk about the definition and the meaning of biodegradation. Biodegradation composed of two words. The first is bio and the second is degradation. ठीक है, आपको पता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, या फिर हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम इसको अगर और प्रिसाइज करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिटेरियोरेशन, या फिर किसी चीज़ की डीकम्पोजिशन या फिर डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन या डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर की होती है। तो बायोडिग्रेडेशन को अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब है कि डिग्रेडेशन या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास है बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोब्स दूसरे हैं। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। Biodegradation is the degradation of material into environmentally acceptable products such as water, carbon dioxide, and biomass by the action of naturally available microorganisms अंडर नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब इस डेफिनेशन में हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहले क्या है कि इसमें हम लोग मटेरियल को डिग्रेड करें, ये बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि हम डिग्रेड करें इनटू इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स। इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन्वायरमेंट एक्सेप्ट कर ले या फिर जो फर्दर डिग्रेड हो जाए या फिर यूटिलाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वाटर भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, वाटर भी कोई इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह जो है वो कंज्यूम कर लेंगे, तो ये भी रिसाइकल हो जाएगी या फिर ये यूटिलाइज हो जाएगी इन्वायरमेंट में ही। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो इन्वायरमेंट यूज़ कर ले और जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो बल्कि वो यूज़फुल हों इन्वायरमेंट के लिए, उनको हम कहते हैं इन्वायरमेंटली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स। उसके बाद है कि एक्शन ऑफ नेचुरली अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेचुरली अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हो। ऐसे नहीं है कि आपने सिंथेसाइज करने हैं कुछ स्पेशल किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उस गार्बेज को या उस वेस्ट को जिसको आपने डिग्रेड करना है, ठीक है, उसको आप लेकर जाएंगे किसी प्रॉपर जगह पर और वहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप छोड़ें, नहीं। तो वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो नेचुरली प्रेजेंट होंगे उस जगह पर। और थर्ड या लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि ऐसा नहीं है कि आपने डिग्रेड करने के लिए जी उसको एक प्रॉपर चैम्बर के अंदर डाला और फिर आपने वहाँ पर उसका प्रेशर, टेम्परेचर या फिर कोई भी कंडीशंस चेंज की, नहीं। तो ये एक पूरा प्रोसेस जो है ये नेचुरली होता है। इसको आप आर्टिफिशियली नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियली हो रहा है, ये सब कुछ नेचुरली है। और फिर देखें कि कुदरत का निज़ाम ये कि ये सब कुछ नेचुरली हो रहा है। ठीक है, इसका हमें फ़ायदा क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायोडिग्रेडेशन की इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास कितना गार्बेज होता है, कितना वेस्ट होता है जो हम लोग मतलब हमारे किसी काम का नहीं होता, हम उसको फेंक देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो फेंका हुआ गंद या जो वेस्ट होता है या जो कूड़ा क्रिकेट होता है, वो चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, जो फर्दर यूजेबल नहीं है, उनके अंदर वो तो पड़ा रह जाए, तो इस तरह तो पूरी दुनिया में ढेर लग जाए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डीकम्पोज कर देते हैं या डिस्ट्रक्शन जो है वो कर देते हैं उसके वेस्ट की, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो उससे वो वेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और इन्वायरमेंट जो है वो नीट और क्लीन भी हो जाता है। तो ये इसका बायोडिग्रेडेशन का एक प्लस पॉइंट है, या कह सकते हो कि उसकी इंपॉर्टेंस या एडवांटेज है कि इससे पोल्यूशन ख़त्म होती है इन्वायरमेंट के अंदर से। ठीक है, पोल्यूशन कैसे ख़त्म होती है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हम लोग उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप लोग नीचे डायग्राम पे ज़रा फोकस करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो डस्टबिन्स टाइप होती हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है कि ये वाली डस्टबिन जो है वो इस किस्म के वेस्ट के लिए है। कुछ रैपर्स के लिए होती हैं, कुछ टिन के आंसर के लिए होती हैं, कुछ प्लास्टिक के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके लिए होती हैं। तो उनके ऊपर लिखा होता है कि ये वाली डस्टबिन जो है ये इस कॉज के लिए बनाई गई है, उसमें आप डाल देते हैं। ठीक है, उसमें से जो रिसाइक्लेबल होती है वो वहाँ चली जाती है। इसके अलावा जो वेस्ट इस किस्म का होता है जो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए या जो डिग्रेडेबल होना चाहिए, तो उसको फिर हम लोग डिग्रेड करने के लिए साइड पर लैंड फिल्स में डंप कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है यह ऑर्गेनिक्स, इसके ऊपर लिखा है, यानी कि इसके अंदर सारा कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल आपने डालना है। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट आपने डालना है जो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है। अब यहाँ से कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होके जी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉज आई, इसके अंदर क्या थे, आपके फूड स्क्रैप्स थे, चीज़ों के छिलके थे और दुनिया जहान की दूसरी चीज़ें थी जो यूज़ में नहीं आ रही थी, आपने उनको डाल दिया डस्टबिन में। डस्टबिन से वो डंप हुआ जी एक ट्रक के थ्रू, वो जाके एक लैंड फील्ड में डंप हो गया। ये ट्रक आया, इसने ले जाके इसको डंप कर दिया किसी भी फील्ड में। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है,
नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि विद द इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स के साथ इन्वायरमेंट में जितने मॉइस्चर्स प्रेजेंट हैं या फिर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर जो है या विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसको स्लोली स्लोली, ऐसे नहीं होगा एकदम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुँह खोलेंगे और सारा कुछ गायब हो जाएगा वहाँ से, नहीं। तो ये स्लोली है, लिटल टू लिटल टाइम या थोड़ा थोड़ा टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये प्रोसेस होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ठीक है, या फिर वाटर भी रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर्स। तो ये फिर बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो वेस्ट होता है, इन ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, या तो वो इनऑर्गेनिक वेस्ट में, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये इनऑर्गेनिक है, या फिर वो फर्दर हम लोग देखेंगे इसकी टाइप्स कि वो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो किस चीज़ में आगे चेंज हो जाता है या किस तरह से होता है, ये हम देखेंगे आगे इसके मैकेनिज्म। होप सो आपको यहाँ से इसकी डेफिनेशन और इसकी इम्पॉर्टेंस और इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी नाम से पता लग रहा है, एंड में है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सलाहियत, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी खसूसियत उसकी। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि कोई ऐसी एबिलिटी किसी मटेरियल की जिसके ज़रिए वो बायोडिग्रेड हो जाए, यानी कि द एबिलिटी और द कैपेसिटी फॉर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बायो डिग्रेडेबिलिटी, यानी कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि ये डिग्रेड हो सकता है। अब कुछ में एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बायोडिग्रेडेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो कुछ दिनों के अंदर ही या कुछ वीक्स के अंदर ही डिग्रेड हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा ये है कहाँ, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। फिर क्या है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक के बारे में आपने सुना होगा कि शॉपिंग बैग्स या जो इस तरह के प्लास्टिक के बैग्स हैं, पॉलीथीन के जो बैग्स हैं, उनको बैन कर रही है गवर्नमेंट। वो इसी वजह से कर रही है क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं ना, ये डिग्रेड नहीं होते। और जब ये डिग्रेड नहीं होते, अगर ये क्योंकि हम लोग मोस्टली एक बार यूज़ करते हैं और फिर हम उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो ये लैंड फील्ड में जाते हैं और वहाँ पर ये पड़े रहते हैं सालों साल, ये पता नहीं कितने कितने साल तक, तकरीबन 200 ईयर्स इस तरह से है इसका, कि ये फिर वहाँ पर पड़े रहते हैं सॉइल में। और जब ये सॉइल में आ जाते हैं ना, तो उस वाटर जो है वो नीचे जा सकता है, इस तरह से ये उसकी फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है, फर्टाइल नहीं होती, लैंड ख़राब हो जाती है सारी, तो ये डिग्रेडेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ गया इट कैन बी मेजर्ड बाय रेस्पायरोमेट्री। रेस्पायरोमेट्री एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं कि डिग्रेडेशन को, ठीक है। डिग्रेडेशन को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि आप सपोज़ करें एक आपने कंटेनर लिया छोटा सा, उसके अंदर आपने सॉइल डाली, ठीक है। अब मट्टी थी, आपको पता है कि हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं, आपने मट्टी डाल दी उसके अंदर। अब आपने कुछ सॉलिड वेस्ट के सैंपल डाल दिए उसमें, फॉर एग्जांपल कोई छिलका टाइप किसी चीज़ का, ठीक है, या फिर कोई पेपर आपने डाल दिया, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने 2-3 चीज़ें डाल दी उसके अंदर। अब आपने क्या करना है, एयरेट द मिक्सचर को एयरेट करना है, यानी उसके अंदर हवा डालनी है, ठीक है। थोड़ी सी हवा आपने डाल दी उसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने डाइजेस्ट करना, उन्होंने डिस्ट्रक्ट करना या फिर उन्होंने डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया मटेरियल को। अब जब वो डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, आपको पता है कि हमने पीछे भी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिलीज़ होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकलेगी उस मटेरियल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर से, वो आपको इंडिकेटर के तौर पे बताएगी कि भाई कितना डिग्रेड हो रहा है, कितना डिकम्पोज हो रहा है मटेरियल, और वाकई ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होने वाला था और ये हो रहा है। तो मतलब कि इंडिकेटर ऑफ डिग्रेडेशन क्या चीज़ है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बात तो थी कि ऑक्सीजन हमने ऐड की, हमने एयर ऐड की। अगर आप ऐसा प्रोसेस, हम आगे जाके देखेंगे 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, एक में हम एयर यूज़ करते हैं, एक में हम एयर यूज़ नहीं करते। तो अगर ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि उसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में तो ऑक्सीजन है। तो फिर ऐसे के अंदर इंडिकेटर क्या चीज़ होगी, मीथेन होगी, ठीक है। तो मीथेन गैस इवॉल्व होगी, तो उससे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैंने आपको बताया ओवरव्यू, इसको इतना जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि रेस्पायरोमेट्री जो है वो क्या होती है। इससे हम लोग डिग्रेडेशन को डिटेक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि, और इंडिकेटर क्या चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज़ हो रही होती है। कोई मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है, सॉलिड वेस्ट लिया, कंटेनर में डाला, थोड़ी सी मट्टी ली, कंटेनर में डाली, मट्टी के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा उसको एयर प्रोवाइड किया, और उसके बाद आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ टाइम के बाद आपको पता लगेगा कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है कंटेनर के अंदर से, वो बता रही है, इंडिकेट कर रही है डिग्रेडेशन के प्रोसेस को। अब हम देखते हैं इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबिलिटी है, इसकी
बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेस पर मटेरियल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यानी कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो जो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, वो जिनमें डिग्रेडेशन हो सकती है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो जो बायोडिग्रेड नहीं होते, ठीक है, जिनमें डिग्रेडेशन नहीं होती। अब बायोडिग्रेडेबल के आगे 3 टाइप्स हैं। एक है ईजिली बायोडिग्रेडेबल, एक है पोटेंशियली डिग्रेडेबल और एक है स्लो। इजीली जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, पोटेंशियली जो है उनमें आपको थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर भी देना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंड करता है ना नेचर ऑफ मटेरियल पे कि आपको क्या चीज़ पोटेंशियली में आपको क्या चीज़ देनी है। आपने फिजिकली उनको प्रेशर प्रोवाइड करना है या फिर आपने जो है उसको हीट प्रोवाइड करनी है, क्या सीन है। और स्लो डिग्रेडेबल में है वो डिग्रेड तो हो जाता है लेकिन टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसकी 2 टाइप्स है। एक है वेरी स्लो डिग्रेडेशन। वेरी स्लो डिग्रेडेशन यानी वो तकरीबन 20, 30, 40 ईयर्स ले जाती है या फिर इससे भी ज़्यादा, ठीक है, या फिर 100, 200 ईयर्स ले जाती है डिग्रेड होने के लिए, तो वो वेरी स्लो है। वो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि इतनी तो ह्यूमन लाइफ है ही नहीं कि वो देखे डिग्रेड होने के लिए। 100 ईयर्स अगर पास हो जाते हैं तो बहुत कम लोगों की 100 ईयर्स एज होती है कि वो एक ही इंसान चेक करता जाए कि ये डिग्रेड हुआ या नहीं, और फिर एक चीज़ को तो बहुत टाइम लगता है, या फिर नेवर डिग्रेड या फिर डिग्रेड होते ही नहीं है। यहाँ हमारे पास जो है वो डिफरेंस है बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के, ये इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल का आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये कैपेबल हैं कि ये डिग्रेड हो जाए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये कैपेबल हैं कि ये डिग्रेड नहीं होते। उसके बाद है कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं ये इजीली और क्विकली बायोडिग्रेडेशन कर लेते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं ये अंडरगो नहीं करते डिग्रेडेशन, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है इनको डिग्रेड होने के लिए। उसके बाद है रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन इज़ वेरी हाई, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। एग्जाम्पल्स में आपके पास हैं जो जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं, पेपर है, फ्रूट्स हैं और क्लोथ्स हैं। क्लोथ्स भी तकरीबन 4-5 मंथ्स लगता है, क्लोथ जो कपड़ा होता है वो डिग्रेड हो जाता है उसमें, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है। अगर एग्जांपल देखें नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो इसमें आपके पास आ जाते हैं प्लास्टिक है, पॉलीथीन्स हैं और इस तरह की चीज़ें, स्पेशली प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं होते डिग्रेड, पॉलीमर्स वगैरह हो जाते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की, जिसमें हमारे पास यहाँ पर देखें पील्स हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स के पेपर हैं और वुड है, ये जल्दी डिग्रेड हो जाती है। जबकि अगर हम बात करें प्लास्टिक बैग्स की, ग्लास बॉटल या फिर टिन कैंस जो होते हैं इनकी, तो ये डिग्रेड नहीं होते जल्दी। अब है डिग्रेडेशन टाइम। हम लोग बहुत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिग्रेड, डिस्ट्रक्शन, डीकम्पोजिशन। ये होती क्या है, इसका क्या टाइम, डिग्रेडेशन टाइम क्या होता है? तो डिग्रेडेशन टाइम ऐसा टाइम जिसमें कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डिग्रेड हो जाए, कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए और वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे प्रॉपर डिग्रेडेशन हो गई। तो इसको, इस टाइम को, जितना टाइम वो लेगा डिग्रेडेशन में, उसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन टाइम। डिग्रेडेशन टाइम इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये बात तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट टाइम लेते हैं डिग्रेड होने के लिए, इसीलिए हमने कहा कि डिकम्पोजिशन टाइम सबका डिफरेंट है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, एक होता है एक्लीमेशन टाइम। एक्लीमेशन टाइम जो होता है वो ऐसा टाइम है, देखें अगर आपने कोई मटेरियल डंप किया, ठीक है, डस्टबिन में आप थ्रो करते हैं ना, डस्टबिन से वो ट्रैवल होके जाएगा, जो है हम उसको डंप करेंगे लैंडफिल्स के अंदर, तो वहाँ पर जो डंप एरियाज़ होते हैं वहाँ तक पहुँचने तक तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये टाइम जो हम डंप कर, यानी हमने फेंकने के बाद से डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन स्टार्ट होने तक का जो टाइम है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्लीमेशन पीरियड। वो पीरियड जिसमें वो तैयार हो रहा होता है डिग्रेड होने के लिए, ठीक है, जिसमें वो मॉइस्चर्स अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसमें वो ट्रैवल शायद कर रहा हो, अगर उसी जगह पर ना हो, अगर XC2 डिग्रेडेशन हो तो इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि वो एक्लीमेशन टाइम होता है, और जहाँ से डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई और जहाँ पर डिग्रेडेशन ख़त्म हो गई, स्टार्ट डिग्रेडेशन के शुरू से लेकर ख़त्म तक का जो टाइम होगा वो डिग्रेडेशन टाइम होगा। अब एस्टिमेटेड डिकम्पोजिशन रेट्स हैं आपके पास, जो है वो पेपर है, लीव्स हैं, ऑरेंज पील है, मिल्क कार्टन्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं और ETC बाकी सारा कुछ। और स्टायरोफोम के बारे में उन्होंने कहा कि ये इट नेवर डिकम्पोज, ठीक है, तो ये नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के अंदर आएगा। इसी तरह से जो ग्लास की बॉटल्स हैं ये 500 ईयर्स के बारे में इन्होंने कहा कि 500 ईयर्स, तो कौन देखेगा इसको डिग्रेड हुई या नहीं हुई, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा जो प्लास्टिक बॉटल है हमारे पास, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंडर आती है। इसी तरह से हमारे पास प्लास्टिक 6P के रिंग्स हैं, ये वाले भी हमारे पास जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं। इसी तरह से टिन कैंस भी हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं। प्लास्टिक बैग्स डिग्रेडेबल तो हैं,
लेकिन आप ये देखें ये प्लास्टिक बैग ब्लैक कलर के हैं, अगर ये कलरफुल में होंगे तो इनका डिग्रेडेशन टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ब्लैक हैं तो ये थोड़े से जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और जल्दी भी 10 to 20 ईयर्स इसमें लग जाते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही डिसाइड करें कि आप प्लास्टिक यूज़ करना चाहते हैं या फिर पेपर, क्योंकि पेपर बैग्स आप लोग बहुत बार तकरीबन आप 200 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, और जबकि अगर हम प्लास्टिक बैग्स को देखें तो हम एक बार यूज़ करते हैं और फिर उसको थ्रो कर देते हैं। तो एक साल के अंदर अप्रॉक्स 500 मिलियन जो है वो ये 500 बिलियन जो है ये यूज़ होते हैं प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, इन अ ईयर। और पूरी दुनिया की बात मैं कर रही हूँ कि पूरी दुनिया में इतने बैग्स जो हैं वो एक साल में यूज़ होते हैं। और अगर हम पेपर बैग्स को कंपेयर करें तो पेपर बैग्स जो है वो यूज़ेबल है, आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल है ये। उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से मैंने कुछ समराइज़ किए यहाँ पर। ex-situ और in-situ भी आती है। in-situ से आपको पता लग रहा है कि in-situ मतलब ऑन द साइट, ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द सेम एरिया जहाँ आपने फेंका वहीं पर डिग्रेड हुआ। और ex-situ है कि आप उसको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फेस करते हैं, वो या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी लगी है, उसके बाद आपने उसको कहीं ट्रैवल करा के कहीं और लेके गए और फील्ड में डंप किया और वहाँ पर उसकी डिग्रेडेशन हुई, तो वो ex-situ हो जाएगी। अच्छा चलें वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले है मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है इसमें कि इन सब के अंदर, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेशन के अंडर आ रहे हैं, तो इन सब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में यूज़ होंगे, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इनके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई और फैक्टर अगर एक्ट कर रहा है उसका। जैसे मिनरलाइजेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को हम इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये उस तरह का ही है जिस तरह हम लोगों ने बायोडिग्रेडेशन की डेफिनेशन को पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 2 स्टेप्स होते हैं, एक है सॉलिड क्रशिंग जिसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और फिर छोटे मॉलिक्यूल्स जो बन जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर या इनऑर्गेनिक स्टफ़ के अंदर, ठीक। तो 2 स्टेप्स हैं, पहला क्या है सॉलिड क्रशिंग और दूसरा क्या है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक स्टफ़। इसमें क्या हुआ, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इसमें, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे। इसमें क्या हुआ, आपने सुटेबल पीएच वगैरह सारा कुछ था जो इन्वायरमेंटली होता है, और ये बायोडिग्रेड हो गया। और बायोडिग्रेड किसने किया इसको? माइक्रोब्स ने। ये जो ऊपर आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने इसको जो है वो डिग्रेड किया और ये चेंज हो गए कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में, जैसे मिथेन या मैथनॉल वगैरह हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक साइकिल। इस साइकिल को दिखाने का क्या मकसद है कि अब कुछ ऐसे प्लास्टिक्स आ गए हैं, जैसे हमने बात की कि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन अब कुछ ऐसे प्लास्टिक्स बनाने की टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बना सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा ये है एक चार्ट, लेकिन ये हकीकत में मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि आपको पता लग सके ये एक साइकिल के तौर पर मूव करता है, ठीक है। यानी जो बायोडिग्रेडेशन है या जो डिग्रेडेशन है ये साइकिल में मूव करती है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में या पूरी दुनिया में। तो देखें यहाँ होता कैसे है कि ये आपके पास थी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया प्लांट्स ने, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर आपको पता है प्लांट्स ऑयल्स भी होते हैं और प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ कि फर्मेंटेशन हुई और यहाँ पर PHBH प्रोड्यूस हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि PHBH क्या चीज़ है? PHBH कोपॉलीमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का और 3 हाइड्रोक्सी हेक्सानोएट का, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये कोपॉलीमर होता है इन 2 चीज़ों का, और ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं ये शुगर या प्लांट ऑयल के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी प्रोडक्शन का हमें फ़ायदा क्या है? ये जो PHBH प्रोड्यूस करते हैं ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाता है, ठीक है। PHBH के थ्रू हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं, ऐसा प्लास्टिक जो डिग्रेड हो सकता है। अब आप इस प्लास्टिक को जब थ्रो करेंगे ना, जब इसको वेस्ट मटेरियल में ऐड करेंगे तो ये देखें ये बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं, इन्होंने इजीली इसको जो है वो डाइजेस्ट कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से जो है वो बन के निकला ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो था कोई भी, तो इसीलिए मैंने इसको एग्जांपल में ऐड किया है मिनरलाइजेशन की, कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकला है। सेकेंड हमारे पास है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक इंतहाई ईजी प्रोसेस है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को हम डिग्रेड करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शुगर थी और यहाँ पर हमारे पास ईस्ट थी, इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ और यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक छोटा सा मटेरियल है और इनऑर्गेनिक है, और अल्कोहल जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिक मटेरियल तो है लेकिन छोटा मटेरियल है, ठीक है, यानी कि स्मॉल
चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इसकी टाइप है। माइक्रोबियल डिग्रेडेशन में क्या होता है कि माइक्रोब्स जो हैं वो डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सिंपल डिग्रेडेशन में और माइक्रोबियल डिग्रेडेशन में क्या फ़र्क है। तो इनके काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से कि यहाँ पर देखें माइक्रोब्स यहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बायोडिग्रेडेशन हो रही है, लेकिन जो माइक्रोबियल बायोडिग्रेडेशन है ये मोस्टली सीवेज वेस्ट को या सीवरेज वाटर को क्लीन करने के लिए होती है, ठीक है। तो सीवेज डिस्पोजल क्या होता है कि ये देखें इसके अंदर ना, यहाँ से आप देखना शुरू करें तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ वेस्ट था, ठीक है। सबसे पहले इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो बैक्टीरिया थे उन्होंने यहाँ से ऑयल और हाइड्रोकार्बन वेस्ट, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट जितना वो खा सकते थे उतना उन्होंने खा लिया, खा गए वो। उसके बाद क्या हुआ कि माइक्रोब्स ने क्या किया कि उस वेस्ट को वाटर में और कुछ हार्मलेस गैसेस में चेंज किया। खा लिया ना उनके स्टमक, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्रश कर देते चीज़ों को और वो चेंज कर देते हैं उनकी कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो है वो चेंज हुआ वेस्ट जो है वो वाटर में और हार्मलेस गैसेस में। उसके बाद माइक्रोब्स ने क्या किया, उसको रिलीज़ कर दिया इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ वाटर और इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस गैसेस। तो ये था माइक्रोबियल डिग्रेडेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड्स जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पोज करते हैं ह्यूमन हेल्थ पे या फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, उन सब्सटेंसेस को ये जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं और इन्वायरमेंट में दोबारा रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह से वो साइकिल भी कंटिन्यू होता है कि वो वापस सब वही सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में वापस भी आ जाते हैं, लेकिन पहले टॉक्सिक थे अब वो टॉक्सिक नहीं रहे, या पहले हार्मफुल थे अब वो हार्मफुल नहीं रहे। तो ये वो प्रोसेस है। उसके बाद है एरोबिक और एनारोबिक डिग्रेडेशन। तो एरोबिक नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी डिग्रेडेशन जिसमें हमारे पास एयर या फिर जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही। अब एरोब्स और एनारोब्स क्या होते हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक कंपोनेंट्स को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन करते हैं उनको हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया या फिर एरोब्स, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिग्रेडेशन करते हैं उनको हम कहते हैं एनएरोब्स, ठीक है। यहाँ पर एरोबिक कंडीशंस आएगा, आई डोंट नो, ये शायद ऑटो करेक्ट हो गया, यहाँ पर कंडीशंस है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस के एरोबिक डिग्रेडेशन और एन एरोबिक डिग्रेडेशन में क्या फ़र्क है। तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ये बहुत रैपिड और फास्ट होती है और ये टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। यहाँ पर जो है वो नो पंजेंट गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, कि कोई पंजेंट गैस, कोई फाउल स्मेल वाली गैस प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है ये जो है। लेकिन एरोबिक जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना होता है, तो ये इसमें कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं और ये जो है वो लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद है लार्ज डिस्पोजेबल वेस्ट इज़ प्रोड्यूस, कि इसके अंदर एरोबिक डिग्रेडेशन के अंदर आप लोग ऑक्सीजन यूज़ करके सारा प्रोसेस तो करवा लेते हो, लेकिन इसके अंदर वेस्ट जो है डिस्पोजेबल वेस्ट, यानी ऐसा वेस्ट जो डिस्पोज ऑफ हो सकता है इजीली, जो हार्मफुल नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन प्रोड्यूस तो होता है ना बहुत सारा, इसमें जो है वो डिस्पोजेबल वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जबकि इसके अंदर लेस डिस्पोजेबल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद माइक्रोब्स में, या इसको कह सकते हैं एरोब्स, यहाँ पर पूछ सकते हैं एरोब्स में एग्जाम्पल जो है वो जेंथोमोनास है, जेंथोमोनास है, और यहाँ पर जो है एन एरोब्स की एग्जाम्पल जो है वो यू बैक्टीरिया है। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं बायोडिग्रेडेशन के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसे इन्वायरमेंट में या हमारे जो वो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, उसके अंदर मॉइस्चर्स कितने हैं, ठीक है, उसके अंदर और टर्म्स भी आ जाती हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, या क्या सीन है। और कंपाउंड टू डिग्रेड, जिस कंपाउंड को आपने डिग्रेड करना है उसकी नेचर क्या है, क्या वो एक पॉलीमर है, क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या वो स्मॉल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या उसकी क्या नेचर है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर भी डिपेंड करता है कि जिस एरिया में कोई कंपाउंड डिग्रेड हो रहा है वहाँ पर कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और किस नेचर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर दे आर बैक्टीरिया और फंजाई। अब हमारे पास यहाँ ओवरऑल सारे फैक्टर्स इकट्ठे आ गए कि एक्सपोज सरफेस एरिया, जिस चीज़ को डिग्रेड करना है उसका एक्सपोज सरफेस एरिया कितना है, मॉइस्चर, लाइट, टेम्परेचर कितना है, माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी कि माइक्रोब्स कितने प्रेजेंट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने हैं कि वो परफॉर्म कर सकें डिग्रेडेशन को। फिर पीएच है कि पीएच क्या है, ठीक है, पीएच जो है वो हमारे पास एक्सपोजर फैक्टर है कि जो इन्वायरमेंट है उसकी पीएच के बारे में बात हो रही है, उनकी पीएच क्या है। उसके बाद है ऑक्सीजन कितनी है, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। अभी है कि व्हाट स्लोज बायोडिग्रेडेशन ऑफ पल्यूटेंट्स। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो पल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या चीज़
मतलब क्या चीज़ बायोडिग्रेडेशन के अमल को कम कर देती है उन पोल्यूटेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास है बायोकेमिकल रिकैल्सिट्रेंस। रिकैल्सिट्रेंस कोई भी ऐसी चीज़ है जो रेजिस्टेंट है माइक्रोब्स के, ठीक है। बायोकेमिकल रिकैल्सिट्रेंस का मतलब है कि कोई ऐसे केमिकल्स जो रेजिस्टेंट है माइक्रोब्स के, यानी माइक्रोब्स का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास माइक्रोब्स है, एक फ़नी सी पिक्चर है जो बस आपको बताने के लिए है कि क्या होता क्या है। यहाँ पर माइक्रोब्स ना देखें, तो एक माइक्रोब क्या कह रहा है, दिस स्टफ टेस्ट बैड, इसका तो टेस्ट बहुत गंदा है। और दूसरा कह रहा है कि ग्रेप नट्स लाइक ग्रेप नट्स ओनली वर्स, कि ये बहुत वर्स है। अब देखिए ये लोग एंटर नहीं हो पा रहे, ठीक है, ये इसको डिग्रेड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जो है बायोकेमिकल जो भी है ये रिकैल्सिट्रेंस है, यानी कि ये रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स है, इसके ऊपर माइक्रोब्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर आप ये नीचे पॉलीथीन बैग को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स का मतलब होता है ये हमारे पास टॉक्सिक केमिकल्स से मिलके बना है। जीनोबायोटिक्स का मतलब है टॉक्सिक केमिकल्स। तो ये जो शॉपर है, ये जो आपको पॉलीथीन बैग नज़र आ रहा है या ये जो आपको प्लास्टिक बैग नज़र आ रहा है, ये जीनोबायोटिक्स से मिलके बना है, यानी कि ये टॉक्सिक केमिकल्स से बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें माइक्रोब्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये मुझे एंटर क्यों नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से माइक्रोब्स के लिए डिफ़िकल्ट है इसको डिग्रेड करना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ज़ाहिर है आपको पता है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसके करीब जो चीज़ आती है वो भी उस फील्ड को महसूस करती है। तो जब माइक्रोब्स इसके करीब जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो एंटर ही नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो नीचे वाला माइक्रोब क्या कह रहा है, आई विश आई हैड आर्म्स, कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास आर्म्स होती, तो वो कहीं ना कहीं से तो बेचारा एक आर्म घुसा ही लेता अंदर, ताकि एक आर्म अंदर चली जाती और वो उसको डिग्रेड करने में थोड़ी सी हेल्प होती। लेकिन क्या है कि क्योंकि इसको पूरे को एंटर होना है, जाहिर है पूरा एंटर होगा तभी तो उसको डिजॉल्व कर सकेगा ना, तो ये पूरा एंटर नहीं हो पा रहा। और लास्ट हमारे पास है फिजिकल प्रोटेक्शन। अब ये वाला कंपाउंड जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटेक्शन हुई हुई है। ये देखें ना, इसकी जो वॉल है खासी थिक है और ये इसको एंटर नहीं होने दे रहे, ठीक है। तो इन एक माइक्रोब क्या कह रहा है, वी नीड टिलेज। टिलेज का मतलब होता है यानी कि आपको कहते हैं ना कि ज़मीन को ड्रिल करना पड़ेगा या खोदना पड़ेगा। जैसे हम लोग खेतों में खुदाई करते हैं, ड्रिल करना पड़ेगा। इन शॉर्ट इसको कह सकते हैं कि वी नीड ड्रिलिंग, कि हमें ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, नीचे से आना पड़ेगा, इस जगह से ड्रिल करके हमें इसको खाना पड़ेगा क्योंकि ये पेनिट्रेट नहीं होने दे रहा हमें। दूसरा वाला क्या कह रहा है, आई कांट पेनिट्रेट, ठीक है। तो ये एक फ़नी सी डायग्राम थी, इसमें बस आपको ये बताया गया कि आपके माइंड में आएगा भाई कुछ बायोडिग्रेडेबल हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो क्यों डिग्रेड नहीं होते, उन्हें क्या मसला है? तो उनकी यही रीजंस हैं कि कुछ तो हैं जो रिकैल्सिट्रेंस है, यानी कि वो रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स हैं। और यहाँ पर बायोडिग्रेडेशन में हो किससे रही है डिग्रेडेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो हो रही है। अब जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंस है उसके पास बहुत ज़्यादा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ नहीं करेगा अपने करीब आना या अपने आप को डाइजेस्ट करना, तो फिर किस तरह से होगी? या फिर जो केमिकल सब्सटेंसेस वगैरह हैं उनके अंदर फोर्सेस इतनी है, उनके फोर्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से माइक्रोब्स अंदर एंटर नहीं हो पा रहे। या फिर लास्ट हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि उनकी फिजिकल प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा है कंपाउंड्स की, ये माइक्रोब्स उनके अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रहे। तो ये रीजंस होती हैं जिनकी वजह से पोल्यूटेंट्स जो है वो डिग्रेड नहीं हो पाते। अब एडवांटेजेस हैं, रीन्यूएबल है सोर्स, डिग्रेड हो जाता है जल्दी से, कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स जो है किसे कहते हैं, यानी कार्बन की जो अमाउंट है इन्वायरमेंट में वो कम होती है। कैसे कि एक साइकिल चल रहा है, ट्रीज़ हैं उससे जो है वो प्रोसेस निकल रहा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा ट्रीज़ के पास चली जाती है। तो एक साइकिल सा बना हुआ है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती नहीं है। उसके बाद नो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, के कोई ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती इस पूरे प्रोसेस के अंदर। चीपर प्रोसेस है, परमानेंटली एलिमिनेट वेस्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए वेस्ट ख़त्म हो गया और कुछ अर्से बाद दोबारा आ जाएगा, नहीं, जो एक बार डिग्रेड हो गया वो परमानेंटली एलिमिनेट हो गया। फिर है लाएबल है, यानी कि लाएबल सोर्स है, एक भरोसा कर सकते हैं आप, एक अच्छा प्रोसेस है। एलिमिनेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करता है, लेकिन ये सिर्फ हम कह सकते हैं इन केस ऑफ इन सीटू, ठीक है। इन सीटू डिग्रेडेशन के केस में ये कम करेगा, जहाँ पर खुद ही जहाँ पर आपने डंप किया वहीं पर ही हो रही है। लेकिन हाँ, एक्स सीटू अगर आपको इन्वायरमेंट चेंज करना पड़े, अगर आपको उनको कहीं और लेकर जाना पड़े, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी उसमें, जाहिर है। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जाहिर है जहाँ जिस चीज़ के एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। और डिसएडवांटेजेस में क्या है हमारे पास कि सम केमिकल्स कॉन्ट बी डिग्रेडेड, यानी कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जिनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, जैसे हमने अभी पीछे पढ़े, ठीक है। अननोन बाय प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, अब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं जिनका हमें पता ही ना हो कि ये भी बन रहे हैं, बाद में पता चले ये भी बन रहे थे और ये तो टॉक्सिक थे इन्वायरमेंट के लिए।
फिर टॉक्सिसिटी ऑफ कंटामिनेंट्स कैन बी अ प्रॉब्लम, कि कंटामिनेंट्स जो हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनकी टॉक्सिसिटी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उनकी हार्मफुल होना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है हम उसको टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दें, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी किसी हद तक रह जाती है। फिर एक्सटेंसिव मेंटेनिंग इज़ नीडेड, कि इसके लिए मेंटेनेंस चाहिए होती है। मेंटेनेंस इन केस कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है वेस्ट मटेरियल को, तो ज़ाहिर है आपको उसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, या फिर अगर आप खुद डिग्रेड करवाना चाह रहे हैं तो आप एक बड़ा सारा चैम्बर चाहिए, और उसके लिए पूरी मशीनरी और ये सब चीज़ें वेस्ट इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कि वी नीड टू सेव अवर अर्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। हमें अपनी ज़मीन को, इन्वायरमेंट को, अपनी अर्थ को पोल्यूशन से बचाना है। बायोडिग्रेडेशन एक बेस्ट वे है जो बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब हम फॉलोइंग टू वेज यूज़ कर सकते हैं, कि एक तो हम लोगों को वार्न करें कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कम करें। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें वार्न कर रही है, या हमें जो है वो कह रही है कि आप लोग जो है प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन के जो बैग्स हैं इनको यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये एक तो सिंपल वे यही है कि आप वार्न करो, और दूसरा क्या है कि वो यूज़ मोर यूज़फुल मटेरियल दैट इज़ गुड फॉर नेचर, कि जो सब्सटेंसेस हैं इस किस्म के उनको हम वैसे ही कम कर दें और वो वाला मटेरियल यूज़ करें जो हमारी नेचर के लिए भी अच्छा हो। और प्रिकॉशंस में हमारे पास है कि हम लोग साइंटिफिक मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं हेल्दी वे में बाय द बाय दीज 4 थिंग्स। क्या है कि रिड्यूस करें, अपने यूज़ को कम करें, रिपेयर करें। अगर कोई चीज़ ख़राब हो तो बजाय उसको हम थ्रो ऑफ कर दें या उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, हम लोग उसको रीयूज़ करें, रिपेयर करें। फिर है रिसाइकल, हम उसको रिसाइकल करें। ज़्यादातर मटेरियल ऐसा हो जो रिसाइकल हो सके। ठीक है, तो जब ज़ाहिर है आप किसी चीज़ को रिड्यूस करेंगे, उसकी यूज़ को कम करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, तो वो वेस्ट बनेगा ही नहीं। जब वेस्ट नहीं बनेगा तो फिर बायोडिग्रेडेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक प्रिकॉशन है। ठीक है, जितना कम वेस्ट प्रोड्यूस होगा उतना ही अच्छा है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, होप्स आपको कोई समझ आई हो। थैंक यू।